स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है ये न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है। देखिए दोस्तों, आपको जब आपका पेपर अभी 2-3 महीने बाकी है तो आपको क्या करना है, आपको हर हफ्ता में एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पूरा जितना भी क्वेश्चन आता है सभी आप क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हर हफ्ते में हर विषय का एक मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम समाजशास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा। देखिए हमारा पेपर जो है इसी प्रकार से आएगा। पेपर कोड हमारा है 359 इंटू GA समाजशास्त्र 2026 का क्लास 12 का। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। 15 मिनट में आपको पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना रहता है और 3 घंटे में आपको पेपर को हल करना रहता है। अब देखिए हमें निर्देश में दिया हुआ है, कह रहा है कि देखिए नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना होगा। निर्देश में हमें दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 लघुत्तरीय प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा 80 शब्द है, कितना 50 शब्द है। यानी जो 21 से 26 तक के प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको 50 शब्द में देना है। तथा प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। ये हमें निर्देश दिया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको मालूम होगा कि आपको किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 10 प्रश्न आएंगे, जहां से आपके 10 नंबर होंगे। तो देखिए पहला है कि भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है। ए ऑप्शन है नगरीय परिवार, बी ऑप्शन है एकांकी परिवार, सी ऑप्शन है संयुक्त परिवार और डी ऑप्शन है ग्रामीण परिवार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 14 सितंबर, सी ऑप्शन है 8 मार्च और डी ऑप्शन है 10 सितंबर। तो देखिए विश्व महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एस्से ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है माल्थस, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है बेबर और डी ऑप्शन है मार्क्स। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा माल्थस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। ए ऑप्शन है DN मजुमदार, बी ऑप्शन है RK मुखर्जी, सी ऑप्शन है सोरोकिन और डी ऑप्शन है MN श्रीनिवास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा MN श्रीनिवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावनात्मक, चेतनात्मक और आदेशनात्मक अवधारणाओं के माध्यम से की है। ए ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, बी ऑप्शन है पितरिम सोरोकिन, सी ऑप्शन है अगस्त कौंत, क्या है अगस्त कौम यहाँ पर, लेकिन अगस्त कौंत दिया हुआ है, और डी ऑप्शन है किंगसले डेविस। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पितरिम सोरोकिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है उद्योग एवं व्यापार, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है अशिक्षा और डी ऑप्शन है कम जनसंख्या। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योग एवं व्यापार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ए ऑप्शन है नगरीकरण, बी ऑप्शन है आधुनिकीकरण और सी ऑप्शन है औद्योगिकवाद और डी ऑप्शन है जातिवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा है। ए ऑप्शन है DN मजुमदार, बी ऑप्शन है SC दुबे और सी ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज और डी ऑप्शन है MN श्रीनिवास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा DN
मजूबदार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन है ग्राम प्रधान, बी ऑप्शन है ग्रामीण नेता, सी ऑप्शन है प्रबल जात यानी कि प्रभुत्व जाति का नेता, और डी ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम प्रधान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा। ए ऑप्शन है रास, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है हर्ष कोविट्स और डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष कोविट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो देखिए उत्तर, नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परंपरा परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन के वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंध होते हैं। क्या होता है नातेदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जो परस्पर संबंधों की व्यवस्था, जैसे कि प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली, जैसे कि जो आपके वंश के हैं, जैसे कि आपके पिताजी हैं उनका भाई चाचा आपके हो गए, उस प्रकार से जो प्रजनन से संबंध रखे हों वो होता है नातेदारी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। देखिए सामाजिक परिवर्तन समाज में समाज से संबंधित होता है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं। क्या होता है सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक परिवर्तन से क्या है संबंधित है। जो सामाजिक विज्ञान परिवर्तन है समान किसी समाज से संबंधित है। कुछ विद्वान कहते हैं कि सामाजिक जो ढांचे हैं उसमें होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि सामाजिक संबंध में के अंतरों को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों ही सही है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो देखिए पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है पर्यावरण को संरक्षित करना, दूसरा है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, और तीसरा है वृक्षों का अवैध कटाव व वृक्षों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है कि जनजाति को परिभाषित कीजिए। देखिए गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करते हैं, एक समान भाषा बोलते हैं तथा समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे कि जनजाति किसे कहते हैं, कोई एक स्थान पर रह रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे लगभग से 20-25 परिवार, और एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही उनकी वेशभूषा है, और फिर एक ही उनकी संस्कृति है, तो उसे जाति कहेंगे, उसे एक जाति के लोग कहेंगे। उन सभी को क्या कहेंगे, एक ही जाति। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि लघु समुदाय के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए लघु समुदाय के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं, इनका जीवन सामान्य होता है और ये आत्मनिर्भर होते हैं। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए उदारीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में धीरे धीरे शिथिलीकरण और अंततः उसकी समाप्ति से है। दूसरे शब्दों में उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम में बाजार की भूमिका की पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध करना, ये होता है उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको इसका उत्तर लिखना है जनजाति की 2 प्रमुख विशेषता है। नंबर 1, जनजाति के सभी सदस्य आपस में नातेदार तो नहीं होते, परंतु प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक नियंत्रणात्मक एवं एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। दूसरी विशेषता है कि जनजातियां अंतर विवाहित होती हैं और कुलों एवं उपकुलों में बटी रहती हैं। कुल स्वजन समूह होने के नाते बहिर्विवाहित होते हैं, यानी इनमें क्या होता है अपने कुल से बाहर शादियां होती हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता से क्या अर्थ है। देखिए सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मौलिक रूप से और अपने ऊपर एक विचारधारा है। क्या है? एक मौलिक रूप से और अपने ऊपर एक विचारधारा है, यानी मौलिक रूप से विचारधारा और अपने ऊपर एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे और अन्य रूपों से सांप्रदायिक हिंसा का परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व बनाए रख सकता है, परंतु सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ग्राम पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना। दूसरा है शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। तीसरा है सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारों तक पहुंचाना। किसको? वित्त को क्या करना? स्थानीय अधिकारी तक क्या पहुंचाना। जैसे कि कोई समस्या है तो उसको अधिकारी तक पहुंचाना, ये ग्राम प्रधान का ही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि हुंडी से क्या आशय है। तो देखिए हुंडी से क्या आशय है। देखिए हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है, इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करते हैं। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था क्योंकि व्यापार प्राथमिकता से इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, हर प्रश्न हमारा 6 नंबर का है, तो यहाँ हर प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। भारत में जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख परिणाम की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दी जा सकती है। नंबर 1, जनजातीय पहचान के प्रति जागरूकता से वृद्धि। दूसरा है जनजातियों में अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान चेतना में वृद्धि। और तीसरा है संरक्षणात्मक भेदभाव का उदय। चौथा है राज्यों में कल्याण विभाग की स्थापना। और पांचवा है जनजातीय कल्याण कार्यक्रम। और फिर छठवां है जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम। और फिर सातवां है जनजातियों के गैर जनजातीय लोगों के संपर्क में वृद्धि। ये हैं भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणाम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए परिवार के आकार में परिवर्तन। देखिए वर्तमान में पारिवारिक सदस्यों की संख्या सीमित होती जा रही है। दूसरा है पारिवारिक कार्यों में अपरिहार्यता में वृद्धि परिवर्तन। तो देखिए प्राचीन समय में परिवार सुरक्षा, सहयोग और शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, परंतु आज कई समस्याओं के निर्माण हो जाने के कारण परिवार अपनी दृढ़ता और स्वरूप को कायम रख पाने में असफल हुआ है। आगे है पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन। देखिए वर्तमान शिक्षा और सामाजिक चेतना ने स्त्रियों को जागरूक बनाया है। उसके बाद वैवाहिक और यौन संबंधी संबंधों में परिवर्तन। देखिए वर्तमान संदर्भ में विवाह और यौन संबंधों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति में सुधार। देखिए वर्तमान समय में स्त्रियों को पहले की तरह चारदीवारी में कैद करके नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपायों का सुझाव दीजिए। तो देखिए उत्तर, दहेज प्रथा को रोकने के सुझाव या उपाय इस प्रकार से हैं। नंबर 1, देखिए दहेज प्रथा के विरुद्ध समाज में व्यापक जागरूकता लाई जानी चाहिए। यह कार्य पंचायतों के द्वारा समय समय पर गांव में सभा बैठा के आयोजित करके किया जा सकता है। दूसरा है प्रेम विवाह या अंतर जातीय विवाह के माध्यम से भी दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है दहेज प्रथा को नियंत्रित करने व दहेज दोषियों को दंडित करने के संबंध में कठोर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे है दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में जनमत संग्रह कराना चाहिए और दहेज लेने देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।
और फिर देखिए अगला है दहेज प्रथा को रोकने के लिए वर कन्या को स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन साथी का फैसला करना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रेखीय या उद्द विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर और कुछ निश्चित स्तरों से गुजरकर होता है। यह सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसमें परिवर्तन की दिशा सदैव ऊपर की ओर होती है। दूसरा है क्या है चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक स्पेगलर हैं, पैरोटो और टायनबी और सोरोकिन हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्र की भांति मानते हैं और उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन एक चक्र की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर नगरीकरण में अनेक सामाजिक परिवर्तन किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए नगरीकरण के परिणाम स्वरूप लोगों में व्यक्तिगतवादिता क्या है व्यक्तिवादिता की वृद्धि हुई है। दूसरा है ग्रामीण लोग शहर के व्यवसायों शिक्षा रोजगार और आदि के अच्छे अवसर देखकर नगरों की ओर आकर्षित हो, यानी कि गांव के लोग शहर में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां पे जाके बस रहे हैं, इससे नगरीकरण हो रहा है। नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में मनोरंजन के साधन परिवर्तित हो गए हैं। नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में यातायात तथा संचार के साधन अत्यधिक विकसित हुए हैं। नगरीकरण द्वितीयक समितियों का विकास संभव हुआ है और फिर नगरीकरण समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, साथ ही साथ व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विकास होता है। ये भारत में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच कैसे भेद करेंगे। तो देखिए उत्तर पूर्वाग्रह से आशय पूर्ण निर्णय से है, अर्थात वह धारणा जो विषय को बिना जाने और बिना उसके तथ्यों को जांचे आरंभ में ही बना ली जाती है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के विषय में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को पूर्वाग्रह कहते हैं। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक उपनिवेश रहा, अनेक रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशकों की देन है। जैसे कुछ समुदायों को वीर प्रजाति, कुछ समुदायों को कायर पौरुषहीन तथा कुछ समुदायों को दगाबाज समुदाय की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए अब आगे हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हमारा हर प्रश्न कितने नंबर का है, यहाँ पे आपका हर प्रश्न कितने नंबर का 10 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है 150 शब्दों में। तो यहाँ पे हमारा जो है 27 नंबर क्वेश्चन है जात से आप क्या समझते हैं जात प्रथा में परिवर्तन होने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया है कि संप्रदायवाद क्या होता है, भारत में इसके कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, लेकिन आप याद दोनों को कीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध लिखिए। अथवा करके दिया है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण समाजों में इससे उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यहाँ भी दोनों में से एक ही करना है, लेकिन याद आप दोनों को कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या कीजिए, सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया है भारत में दहेज प्रथा के क्या कारण हैं, भारतीय समाज में इसके प्रभाव बताइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चन में से एक करना है, लेकिन आपको याद दोनों करना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है और इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।